शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी लीडर हो, उनकी रहनुमाई हो और सियासी सफ़र हो, तो मैं कहती हूँ 4 चाँद तो लग जाते हैं। ज़िंदगी का जो आखिरी उम्रा था बहजत, तो वो मैं उनके साथ थी। उनका जज़्बा यही था कि अपनी मट्टी उनको बुला रही थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश सेक्शन के नाम से हमने उस स्कूल का लाइसेंस लिया। वन ऑफ द बेस्ट इन द गल्फ कंट्रीज़। सेंटर ऑफ पाकिस्तान गर्ल्स स्टडीज़ की बुनियाद मैंने रखी। आई लव टू कुक और मैं अपनी मर्ज़ी का खाना बनाना चाहती हूँ। मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना और ग़ज़लें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे शायरी पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है और किसी ज़माने में लिखना भी बहुत अच्छा लगता था। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बियॉन्ड विद बहजत चलानी हाज़िर खिदमत। जैसा कि हमेशा आपसे वादा किया कि हम अपने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात उन तमाम शख्सियात से करवाने की कोशिश करेंगे जो अपने अपने एतबार से इंतहाई मुनफरद मकाम की हामिल है। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनके लिए मैं क्या लफ्ज़ कहूँ? बहुत सारी कैप्स हैं उनके सर में, बहुत सारे रंग-रंग के पर लगे हुए हैं और समझ नहीं लगती कि एक सवाल करूँ, दूसरा करूँ, तीसरा करूँ, किस बारे में कैसे बात करूँ? चलिए, ज़्यादा आपको अचंभे में नहीं डालते, मेरे साथ हैं सेनेटर सहर कामरान। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम, व्हाट अ प्रिविलेज टू बी विद यू। अरे! कैसी बात कर दी। मेरे लिए प्रिविलेज है, नहीं, ऑनर है। बेहतर मैं आप तो अभी बताया ही है कि आपके साथ बात करने का मौका मिले, आपकी प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिले, तो मेरे लिए बिल्कुल प्रिविलेज है। बहुत-बहुत शुक्रिया सहर आप हमेशा से बहुत हम्बल हो एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू ऑन दिस प्रोग्राम। सहर कामरान एक सिर्फ मुमताज़ सियासतदान ही नहीं है, तालीमदान भी हैं, पॉलिसी थिंक टैंक की रहनुमा भी हैं। इनकी ज़ेर क़यादत मैं बता देती हूँ सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड खलीज स्टडीज़। ये मुल्क और ख़ित्ते में किस तरह के प्रोजेक्ट्स ये चलाती हैं उस अपने सेंटर के तहत और इससे क्या असरात मुरतब हुए हैं। बहुत सारे लोग सेनेटर सहर कामरान को जानते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सेनेट की कमेटियों में कायमा कमेटियों में इनका नाम सुना जाता है। सहर कब कब ये पता चला था कि आप सियासत में आना चाहती हैं और सियासत में आके अपने आप को एक मुनफ़रिद हैसियत से मनवाना चाहती हैं? अच्छा बहजत सियासत में आना शायद सोचा तो नहीं था, लेकिन वो होता है ना कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो मैंने जो है अमली तौर पर जो अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, वो कराची यूनिवर्सिटी से जामा कराची से पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट किया और बहुत खुशनसीब थी मैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी लीडर हो, उनकी रहनुमाई हो और सियासी सफ़र हो, तो मैं कहती हूँ 4 चाँद तो लग जाते हैं। तो सफ़र कठिन कभी नहीं लगा क्योंकि सामने जो शख्सियत थी, जो लीडर थी, उनका जो इतना कदावर थी और जिस तरीके से उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया, उसके मुकाबले में कभी कोई मुश्किल, कोई चैलेंज बड़ा नहीं लगा। उनकी तरफ देखते थे तो हिम्मत बढ़ जाती थी। तो मैं कराची में पैदा हुई, कराची में तालीम हासिल की, कराची यूनिवर्सिटी अ, में जब मैं पहुँची, तो सोचा नहीं था कि जो है कभी यहाँ पे तालीम के अलावा सियासत में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन वो जो एक कॉलेज के अंदर जो मौके मिले थे कि आप डिबेट्स में हिस्सा लें, आप जो है वो बहस-ओ-मुबाहिसे का पार्ट बनें, कुछ थोड़ी बहुत शायरी करें, कुछ एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, तो उसने शायद जो है ना अपॉर्च्युनिटीज़ का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया। तो अब चंद ही दिनों में जामा कराची में मैं उन लोगों में शुमार होने लगी, जिनकी ज़रूरत पड़ती थी, कभी किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए, कभी बात करने के लिए। और फिर ये कि जब मैंने तलबा जो मेरे साथ थे, मुख्तलिफ़ तंज़ीमों से वाबस्ता, उनसे वाबस्तगी हुई तो ज़ाहिर-सी बात है, दिली तौर पर जो है पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन मेरा इंतख़ाब था। और फिर वही जी। रास्ता जो शुरू किया वो आज तक चल रहा है और वो सफ़र रवा-दवा है। 18 अक्टूबर अब उसकी बात मैं ना करूँ तो फिर बड़ी जो है ना एक तशनगी रह जाएगी क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपना एग्ज़ाइल ख़त्म किया और पाकिस्तान वापस आने के सफ़र का आगाज़ किया, तो मैं उनके हमरा थी। बल्कि मैंने उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी उम्रा था बहजत,
18 जून 2007 को, तो वो मैं उनके साथ थी। ये मुझे जो है मेरी खुशनसीबी भी थी कि मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ उम्रे की अदायगी करूँ। इसके साथ-साथ ये जो सफ़र था उन्होंने एग्ज़ाइल ख़त्म करके वतन की वापसी का, उसमें भी उनकी हमराही का, उनके साथ आने का, उनकी साथ शरीक होने का मौका मिला। तो बस ये कि आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो, बल्कि आज मैं कुछ पोस्ट कर रही थी 17 अक्टूबर की एक दुबई रोताना होटल की छोटी-सी क्लिप, तो बस वो ज़हन में एक शेर आया जो है शायद फ़ायज़ अहमद फैज़ का है, "उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।" ज़िंदगी की शाम हो जाए। सऊदी अरब में भी आपका क़याम रहा। सऊदी अरब में जो आप जो स्कूल था बच्चों का, वहाँ की ज़िम्मेदारियाँ आपके पास थीं। तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को कि सऊदी अरब में जिस स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ आपने सँभाली, वो स्कूल कौन-सा था और किस तरह से आपने वहाँ पर उसको चलाया? अच्छा, पहचत ये हुआ कि जब 88 के इलेक्शंस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुझे एमपी का टिकट पे नामज़द करना चाहती थीं, मगर मेरी ऐज क्वालीफ़ाई नहीं की। तो उन्होंने मुझे जो है फिर बाद में इस्लामाबाद बुला लिया। इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत चली गई। इस दौरान जो है वो मैंने हबीब बैंक में अप्लाई किया हुआ था, उनका ट्रेनिंग जो था 1 साल का वो फर्स्ट पोज़ीशन से किया और अपने बैंकिंग करियर का आगाज़ बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो 7 इंक्रीमेंट्स के साथ किया, जो मेरी फर्स्ट पोज़ीशन की थी इंक्रीमेंट्स, देन मेरी एनुअल इंक्रीमेंट थी। फिर मैंने जो अपने टारगेट्स डिपॉज़िट के पूरे किए, तो एक बहुत खूबसूरत करियर का आगाज़ था। इसी दौरान 92 में मेरी शादी हुई, तो सऊदी अरेबिया चली गई। सऊदी अरेबिया में इनिशियली पहले 2 ढाई साल तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर जुबैल में पाकिस्तानी स्कूल था। एक लाइक जुबैल एक छोटा शहर है और हम उसके इंडस्ट्रियल एरिया में थे। तो वहाँ पर जो है वो लोगों ने मेरे हस्बैंड से राब्ता किया कि जी वो सऊदी हुकूमत के कवानीन बदल गए हैं और वो अलाउ नहीं कर रहे कम्युनिटी स्कूल्स को जब तक कि वो लाइसेंस ना हो। तो आपकी वाइफ़ जो है वो बैंकर हैं और जो है वो हमें हेल्प कर सकती हैं फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो शुरू में मैं सही बताऊँ बहजत बिल्कुल दिल नहीं था। सोचा नहीं था, मुझे लगता था कि जो कुछ नहीं करते वो स्कूल में चले जाते हैं। और फिर आपको पता है कि कम्युनिटी स्कूल की जो एक कहानियाँ चलती हैं, तो आई वाज़ वेरी रिलक्टेंट, लेकिन वो उनका जो एक फ़ॉलो अप था वो इतना वो था कंसिस्टेंट कि जो है ना फिर मैं उससे फिर बाहर भाग नहीं सकी और मैंने स्कूल जॉइन किया। तो वो बहुत एक अचीवमेंट्स थी मेरे लिए कि एक जो है स्कूल पहला सऊदी अरेबिया में कवानीन बदलने के बाद उसका आप लाइसेंस लें, उसको आप फाइनेंशियली स्टेबल करें, उसका बिज़नेस मॉडल बनाएँ, उसको जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएँ। 2 साल के बाद मेरे हस्बैंड की जो है ट्रांसफ़र हो गई, वो पहले जुबैल ब्रांच के ब्रांच मैनेजर थे, एक जो है वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट सऊदी कंपनीज़, फिर उनकी ट्रांसफ़र जद्दा हो गई। तो जद्दा में भी एक पाकिस्तानी स्कूल था और वो स्कूल जो है एक तो वो था जो कि पाकिस्तान का करिकुलम पढ़ाता था। एक वो स्कूल था जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का तसव्वुर था कि पाकिस्तानी तालिब-इल्मों को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन अफ़ोर्डेबल एक उनकी जो अमाउंट में। तो उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर थी 95 में, तो उस वक़्त एजुकेशन मिनिस्टर जो सैयद खुर्शीद शाह साहब थे, उनसे कहा तो उन्होंने किराए पे बिल्डिंग में एक स्कूल का आगाज़ किया। लेकिन मोहतरमा की जो है हुकूमत ख़त्म हो गई और उसके बाद वो एक इल्लीगल स्मॉल एंटिटी के तौर पे रहा। आगाज़ उसका बड़ा अच्छा हुआ कि इंटरनेशनल स्कूल के हिसाब से अमेरिकन, ब्रिटिशर्स जो हैं वो टीचर्स उन्होंने रिक्रूट की। लेकिन वो एक प्राइमरी स्कूल रहा जिसमें तमाम तर जो है वो कोशिशों के बावजूद भी 200 बच्चों से ऊपर बच्चे नहीं थे। तो जब मैंने उसको जॉइन किया तो मुझे पता चला कि इसके क्लोज़र का ऑर्डर है और ये सऊदी हुकूमत इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एक तो ऑलरेडी पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल मौजूद है, दूसरा ये कि इसका लाइसेंस नहीं है। तो क्योंकि वो मैं एक लाइसेंस ले चुकी थी, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास बने हुए थे। आपको याद होगा से एक फ्लॉपी डिस्क होती थी कंप्यूटर की, तो हाँ, उसमें वो बिल्कुल याद है। डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैंने कहा अच्छा मैं चैलेंज एक लेती हूँ। मैंने डायरेक्टर एजुकेशन से बात की, अच्छा। मैंने कहा आप मुझे मौका दें, मैं लाइसेंस अप्लाई करती हूँ।
तो उसको यकीन नहीं आया, उसने कहा नहीं आप लोग नहीं कर सकते जो 95 से लेके आज तक नहीं कर सके, ये 99 था। तो अब आप अच्छा। कैसे कर लेंगी? मैंने कहा जी मुझे आप दे दें 24 घंटे। मैं तो उस रात में सोई नहीं। मैंने कंसल्ट किया एम्बेसी को भी, कॉन्सुलेट को भी कि कम्युनिटी से मुझे 2-3 नाम दे दें बोर्ड के लिए। फिर क्योंकि बैंकिंग का मेरा अपना एक्सपीरियंस था और जुबैल में मैंने पहली दफ़ा ख़वातीन के जो टीचर्स थी उन सब के बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे बैंक में और एक सिस्टम बना दिया था। तो उसी को बरूए कार लाते हुए कॉन्टैक्ट को मैंने उनका जो है फ़िक्स्ड डिपॉज़िट भी करवाया। एक ऐसे स्कूल के अकाउंट का जिसमें कुछ था नहीं। और वो तमाम जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया और उसके बाद उस डायरेक्टर एजुकेशन को फ़ोन किया 22 घंटे के बाद कि मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। तो ही वाज़ सो सरप्राइज़्ड। उसमें अटेस्टेशंस थी, काफ़ी चीज़ें थी लेकिन मैं उस रात घर नहीं गई। मैं उस रात जो है वो स्कूल में बैठी और मैंने हर वो डॉक्यूमेंट में किसी में नाम चेंज करने थे, कुछ सबसे मुश्किल काम ये था कि आप जो है बैंक गारंटी ले लें। तो वो बैंक गारंटी के लिए आई बिलीव कि शायद मेरी जो एक बहुत अच्छा ताल्लुक बन गया था जुबैल में रह के रियाद से, तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया और आई वाज़ एबल टू टेक द बैंक गारंटी आल्सो। तो आज वही डायरेक्टर एजुकेशन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड लाइक अ ब्रदर टू मी मंसूर गज़ाली जिसने मुझे ये कहा था कि ये स्कूल नहीं चलेगा और ये लीगल है इसको बंद करना है। तो फिर उसके बाद वो खुद आया। मैंने कहा कि क्या मैं आऊँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो उसने कहा नहीं, उसमें ख़वातीन नहीं जा सकती थी। तो वो खुद आया, उसने डॉक्यूमेंट्स लिए और इस तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश सेक्शन के नाम से हमने उस स्कूल का लाइसेंस लिया। क्योंकि इतना कम टाइम था बहजत कुछ सोचने का टाइम नहीं था। और हम ये चाह रहे थे कि अगर नहीं भी हो तो इसके ऊपर एक अम्ब्रेला रहे दूसरे स्कूल का इंग्लिश सेक्शन कह के इसको चला लें किसी तरीके से। लेकिन वो लाइसेंस भी हो गया, फिर उसके बाद रियाद इंग्लिश सेक्शन का भी मैंने लाइसेंस लिया उसी तर्ज के ऊपर। और फिर उस स्कूल को जो 200 बच्चों का स्कूल था, उसको मैंने इंटरनेशनली accredited, one of the best in the Gulf countries और कैम्ब्रिज का वन ऑफ द लार्जेस्ट रजिस्टर सेंटर और ब्रिटिश काउंसिल का लार्जेस्ट एग्ज़ाम सेंटर इन सऊदी अरेबिया, उस लेवल तक मैं उसको लेके गई। जब मैंने वो स्कूल छोड़ा दिसंबर 2013 में, तो उसमें 5000 से ज़्यादा बच्चे थे और 124 कमरे थे। मैंने 20 टोटल कमरे थे जिनमें हर किस्म के आप ये देख लें कि आप उसमें एनेक्सिस भी शामिल कर लें और उसके अंदर क्लासरूम भी कर लें, किचन भी कर लें, सब मिला के वो 20 कमरों का इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो उसके अंदर जो है 124 से ज़्यादा कमरे थे, लाइब्रेरीज़ थीं, उसके अंदर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ग्लास टू स्कॉच कोर्ट था, उसमें जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम था जिसमें एक में 2700 लोग जो हैं स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो है वो उसमें आ सकते थे एट द फिर गैलरी भी थी उसकी। तो बहुत खूब, बस बहुत ये खूब। बड़ी ख्वाबों दिलचस्प ये है हिस्सा। बहजत अगर सोचूँ तो एक ख्वाबों का सफ़र था और अगर आज सोचूँ कि ये दोबारा हो सकता है, तो शायद नहीं हो सकता लेकिन उस स्कूल ने जो अपना मेयार कायम किया, वो मेरी पहचान बन गया। वो उसमें मुझे आज बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बहुत कामयाबी तो ये जो तो स्कूल एक और चीज़ बताऊँ कि वी वर ऑफरिंग अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो ये वो सफ़र था कि यानी अगर मैं जाके 1999 का देखूँ कि एक प्राइमरी स्कूल जिसके क्लोज़र का ऑर्डर था, उससे वो स्कूल जिसके अंदर दाखिला लेना लोगों की एक हाँ, लोगों के लिए एक जो है ख़्वाहिश बन गया था कि जी ये शायद एक स्टेटस सिंबल बन गया था। उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो रॉक करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती थी। तो ये मेरे लिए जो है ना मैं समझती हूँ कि एक ऐसी कामयाबी है जिसको मैं हमेशा जो है ना याद करूँगी और हमेशा उससे फ़ख्र करूँगी। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड खलीज स्टडीज़ जिसको सीपीजीएस कहते हैं, इसको बनाने का ख़्याल कब आया और कैसे आया और क्यों कर ये सेंटर बनाया अच्छा गया? सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज़। अच्छा ये क्यों बना है? अगर आप देखें ना behजत तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी ज़िंदगी में कामयाबियों के सफ़र में अगर मैं कहूँ कि यकीनन मेरे वालिदैन की तरबियत, उनकी हौसला अफ़ज़ाई शामिल है। लेकिन एक तरबियत सियासी तरबियत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी है।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब एक्साइल में एक दफ़ा आ गईं, तो कभी मैं ये कोशिश करती थी कि दुबई जाऊँ या लंदन जाऊँ तो उनसे मुलाकात हो जाए। तो हमेशा ज़िक्र करती थी कि जी पता नहीं कौन ख़ातून थी पाकिस्तानी, उसको वो कतर की किसी कॉन्फ्रेंस में मिली थी एंड शी वुड लाइक टू एक ऐसा ख़ाका बनाती थी और उसके बाद मोटिवेट करती थी कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो। तो मैं ज़्यादातर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो करवाती थी या जो है या हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशनल ट्रेनिंग्स होती थी, वर्कशॉप्स होती थी। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मोटिवेट करने पे फिर मैंने जो है IISS को जॉइन किया उनके बहरीन मनामा के ऑफ़िस से। मैंने कुछ सऊदी थिंक टैंक्स जॉइन किए। मैंने जेनेवा में ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिव्यू अटेंड किया और फिर ये हुआ कि जैसे-जैसे आप अपने जो है जब मुल्क से बाहर होते हो तो आपके अंदर बड़ा जज़्बा होता है कि अपने मुल्क को सर्व करो। हर उस जगह पे तो मैंने ये अंदाज़ा किया कि पाकिस्तानियों की रिप्रेज़ेंटेशन जो है बहुत कम है। अगर मैं पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में कहूँ, मैं किंग फैसल रिसर्च सेंटर की मेंबर बनी, मैं गल्फ रिसर्च सेंटर की मेंबर बनी। गल्फ रिसर्च सेंटर की जो उनकी कैम्ब्रिज की मीटिंग थी, उससे मैंने पाकिस्तान गल्फ के ऊपर अपना पेपर प्रेज़ेंट किया। क्योंकि सऊदी अरेबिया में थी तो पाकिस्तान के और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात मेरे लिए बड़ी अहमियत के हामिल थे। मैंने बहुत कोशिशें की कि जो मैं अपना किरदार अदा कर सकती हूँ, जहाँ पे मेरी अच्छी रॉयल फैमिली के अंदर भी अच्छी कनेक्टिविटी रही और वैसे भी सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने कोलैबोरेशन की, ओआईसी के साथ की। ओआईसी मॉडल मीटिंग मैंने मुतारिफ़ कराई स्पेशल सेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो एक ख़्वाहिश थी कि जी हमारा जो खला है मीडिया में, पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में, उसको कैसे पुर किया जाए। जब मैं सेनेटर बनकर पाकिस्तान आई 2012 में, तो तब मैंने इसको डिस्कस किया जो मेरे इर्द-गिर्द जो लोग थे एतमाद के और हमने फिर ये सोचा कि एक थिंक टैंक हमें पाकिस्तान में भी बनाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल का। तो सेंटर ऑफ पाकिस्तान गर्ल स्टडीज़ की बुनियाद मैंने रखी और फिर उसके अंदर बड़े अच्छे नामों के साथ हमने इसका एडवाइज़री बोर्ड बनाया और बहुत कामयाबी के साथ प्रोजेक्ट लेके चले। जिसमें एक तो हमारे ज़हन में यही था कि पाकिस्तान के और खलीजी ममालिक और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं, इसमें जो है किस तरीके से ज़्यादा इसको बेहतर बनाया जाए। हम सिर्फ़ लफ्ज़ों में बात ना करें, हमारे लाउड क्लेम्स ना हों। इसके साथ-साथ फिर ये था कि वो इश्यूज़ जो हमें मुश्तरका तौर पे दरपेश हैं, जैसे जो है उस वक़्त एक इंतहा पसंदी का एक इश्यू था। तो हमने दुरुस्त। काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म पे प्रोजेक्ट सलाम लॉन्च किया। सलाम हाँ, वही मैं पूछने लगी थी कि 2 प्रोजेक्ट आपके बहुत मशहूर हुए, प्रोजेक्ट सलाम और प्रोजेक्ट जी। जौहर। तो इनके बारे में भी बात करनी थी। अच्छा हुआ आपने खुद ही ये बात कर दी। तो ये प्रोग्राम जो ये है प्रोजेक्ट सलाम जो था, उसका ताल्लुक दहशतगर्दी से निमटने की उसमें कोशिशों के हाँ साथ था, जी, राइट? वो था काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म। एक तो होता है ना कि आप डीरेडिकलाइज़ेशन पे जाते हैं जब एक बंदा रेडिकलाइज़ हो जाता है। एक ये होता है कि ऐसे इक़दामात लेना कि हम रेडिकलाइज़ेशन को वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म को रोक सकें। तो उसके लिए अब सलाम पहली बात थी कि उस वक़्त एक बड़ा पाकिस्तान के साथ ये होता था हाँ, आपको पता है दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हुए थे और उस वक़्त हमने एक तो ये था कि सलाम नाम ये सोच के चुना कि सलाम का मतलब है पीस। इस्लाम जो है आप उसके साथ दहशतगर्दी को मुंसलिक ना करें। इसकी जो है ये किसी एक खित्ते से, किसी एक मज़हब से इसका ताल्लुक नहीं है। ये एक ऐसा मेनेस है जो ग्लोबल मेनेस है और उसकी वजूहात को तलाश करना और उनका तदारुक करना ये बहुत अहम है। तो दूसरा ये कि ये एक्रोनिम था, सेंसिटाइज़, एक्ट, लिंक, सेंसिटाइज़, एक्सेस, लिंक, एक्ट, मॉनिटर। ये हमारी एक स्ट्रैटेजी थी कि आप लोगों के सेंसिटाइज़ करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, उन तक पहुँचे, उनको एक्सेस करें, फिर सबको लिंक करें और उसके बाद फिर जो आपका स्ट्रैटेजी है उस पे एक्ट करें और उसके बाद फिर मॉनिटर करें। तो ये कि उसमें हमने दुनिया के जो प्रोग्राम थे काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म उनको स्टडी किया। इसमें सऊदी अरेबिया का भी एक प्रोग्राम था प्राक प्रिवेंशन रिहैबिलिटेशन आफ्टर केयर उसको भी स्टडी किया और ये बहुत कामयाब हमारा प्रोजेक्ट रहा। हमने नेक्टा के साथ मिलके जो है जो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। हमने नेशनल एक्शन प्लान के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और इसके सिलसिले में सेमिनार किए और बहुत कामयाबी से ये प्रोग्राम राउंड टेबल्स कि हम एक नेशनल पॉलिसी फॉर पीस एंड हार्मनी लेकर आए और इसको बड़ी पज़ीराई भी मिली।
दूसरा जैसे कि आपने ज़िक्र किया प्रोजेक्ट जौहर जैसे कि जौहर से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है इसका ताल्लुक जो है एटम से होगा, जौहर से होगा, पाकिस्तान की जो जौहरी सलाहियत है उससे होगा। तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट पे था। इसमें हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो जौहरी सलाहियत है या पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके बारे में जो इबाहम है उसको भी दूर किया जाए और दूसरा जो दुनिया के अंदर इनजस्टिस है न्यूक्लियर पॉलिसीज़ को लेके, उसको भी काउंटर किया जाए और पाकिस्तान का जो एक हक है कि जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से फ़ायदा उठाए, पीसफुल यूसेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसके लिए एनएसजी की मेंबरशिप के लिए भी लॉबिंग करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट वेरी सक्सेसफुली। हमने अपनी उसकी बड़ी अच्छी एडवोकेसी की। ये ज़रूर है कि उस वक़्त जो है भारत को बहुत सारी जो है वो सपोर्ट हासिल थी अमेरिका से भी और उनको जो है बहुत रिलैक्सेशन भी मिली डिस्पाइट कि वो भी एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं थे, डिस्पाइट ये कि वो भी एनएससी के मेंबर नहीं थे। लेकिन हमने ये ज़रूर एक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे थे उनके साथ मिलके कि भारत को यूनिलैटरल भी एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिली और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बड़ी कामयाब मैंने कॉन्फ्रेंस भी की। आपके इल्म भी में भी है, जब मैं आई थी अमेरिका तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में भी उन्होंने मुझे बुलाया राउंड टेबल के लिए। फिर मार्कस पैट्रिक IISS के थे, उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। पीटर लेवॉय स्पेशल असिस्टेंट थे प्रेज़िडेंट ओबामा के, उनके साथ भी। तो मैंने इन सबको मार्कस पैट्रिक को और पीटर लेवॉय को अपनी यहाँ की न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में बुलाया। फिर चाइनीज़ एक्सपर्ट बुलाए, रशियन एक्सपर्ट बुलाए, यूरोपियन एक्सपर्ट्स बुलाए, जर्मन एक्सपर्ट बुलाए। तो ये कि वो एक अच्छी डिबेट हुई और उसके बाद मैं रेगुलर नॉन प्रोलिफरेशन कॉन्फ्रेंसेस में जाती रही। प्राग एजेंडा कॉन्फ्रेंस में गई, जहाँ पाकिस्तान की एक कमिटमेंट है कि जी एटमी हथियारों के अदम फैलाव पे और एक तवाज़ुन और एक जस्टिफाइड पॉलिसीज़ की तरफ, उसको हमने प्रमोट किया। अच्छा, इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली, आप समझती हैं कि काफ़ी हद तक आप लोग कामयाब रहे इस बात को प्रमोट करने के लिए, बिल्कुल, पाकिस्तान की सतह बिल्कुल पर, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ देखिए, व्यू से। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि मेरे कॉन्फ्रेंस पे आने से पहले मार्कस पैट्रिक की जो बुक थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी पाकिस्तान के बारे में और बेसिकली फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर डेंजर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यहाँ आने के बाद जब उसने ये कहा स्टेज पे जाके कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग द नेशनल वॉइस ऑफ पाकिस्तान इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने जो की नोट दिया और इस सिलसिले में पहली दफ़ा जो है इतना बड़ा जो है ना और इतने इंटरेस्ट के साथ एक सेमिनार जिसके अंदर पार्टिसिपेंट 500 थे और जो है इस हाई लेवल पे हुआ और इतने सीनियर एक्सपर्ट्स आए, तो ये मैं समझती हूँ कि एक ये जो है पाकिस्तान के लिए अब फिर मैं बोलूँगी गेम चेंजर था बट इट वाज़ अ रियली एक बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट थी क्योंकि उसके बाद वियना जाके मार्क फिट्ज़पैट्रिक ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीसफुल यूसेज के लिए उसने उसके फ़ेवर में स्पीच की और मुझे उसके बाद उसने ईमेल भी लिखा कि ये मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में आने के बाद और आप लोगों के साथ जो है वो जो है जो कोलैबोरेशन थी हमारी उसके बाद और आपकी जो है रिसर्च के बाद मैंने जो है ये लर्न किया कि एग्ज़ैक्टली ये कितना ज़रूरी है। तो जो और जो उस ज़हन में खदशात थे, वो भी जो है वो दूर हुए। तो देखिए बात ये ट्रैक 2 में बहुत सारी चीज़ें होती है बहजत, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, बहुत सी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वी प्लेड आवर रोल वेरी वेल इन द ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और बहुत कामयाबी के साथ रशिया में मैं समझती हूँ कि वहाँ पे भी बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें वेलकम किया गया। अ, हाँ, ये मेरा सवाल भी था कि ये जो आपने पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो एक जिसे कहना चाहिए ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आपने कोशिशें की, तो कुछ चैलेंजेस भी उस मौके पे नज़र आए? कैसे चैलेंजेस थे रूस-पाकिस्तान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए उस रास्ते में क्या क्या चैलेंज थे? क्या प्रॉब्लम कुछ मुश्किलात पेश आईं या किस तरह इसी तरह कामयाबी के साथ आप निकलती चली गईं? वो कहते हैं ना, मज़े से खेलते हुए निकलते चले एक्चुअली गए। मैं समझती हूँ कि बहजत अगर आपके साथ आपकी पार्टी की सपोर्ट हो और आपके अंदर अपने मुल्क को सर्व करने का जज़्बा हो और आपको अपने इदारों का एतमाद भी हासिल हो, तो मैं समझती हूँ कि कोई चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता। और हम लोग जो कराची में पैदा हुए, जिन्होंने स्टील मिल देखी है, उनके ज़हनों में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के बारे में कोई इब्हाम नहीं है। खित्ते के अंदर जो है अच्छे ताल्लुकात होना और मैं समझती हूँ बहुत अहमियत का हामिल है और उससे पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पहले
जो उनका दौर सदारत था, उसमें 2011 में रूस का एक दौरा करके मैं समझती हूँ कि ताल्लुकात को रिवाइव करने की बुनियाद डाल दी थी। फिर पाकिस्तान को एससीओ के मेंबर के लिए जब रशिया ने सपोर्ट एक्सटेंड की, तो वो भी मैं समझती हूँ एक बहुत जो है एक टर्निंग पॉइंट था ताल्लुकात को दोबारा से बेहतर करने के लिए। तो वो एक जो हालात था ना, वो काफ़ी हद तक पुर था। हमने कोशिश ये की कि जो एक बहुत डिप्लोमैटिक रिलेशंस बकौल उस वक़्त के रशियन जो डिप्लोमेट्स थे, कि बहुत लोएस्ट लेवल पर है, हमने उसके अंदर थोड़ा-सा मुतहर्रिक होके ये कोशिश की कि जो एक सर्द जो है बर्फ़ जमी हुई है, उसको पिघलाएँ और ये देखें कि कहाँ पर हम एक-दूसरे के साथ जो है वो कोलैबोरेट और कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं रियली एप्रिशिएट करूँगी कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी तरफ से मुझे जो है एनएससी की मेंबरशिप की तरफ से भी मिली और एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत एज़ाज़ भी आपको दिए गए, जी, एज़ाज़ात भी जी, आपको मैंने मिले, जिस पर शंघाई कोऑपरेशन जी, ऑर्गनाइज़ेशन के लिए जो है मैंने जब पाकिस्तान मेंबर भी नहीं बना था, तो उस वक़्त से उसके एक्सपेंशन पे बात करते मैं कोई 10 दफ़ा रशिया गई हूँ। मैंने सूची फोरम पे एक्सपेंशन पे आई वाज़ अ कीनोट स्पीकर। फिर नोवोसिबिर्स्क में मैंने जो वुमेन कांग्रेस थी, एससीओ पे और ब्रिक्स की, उसके अंदर आई वाज़ अ कीनोट स्पीकर। फिर यूरेशियन वुमेन फोरम में, फिर मॉस्को न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में, फिर सेकंड यूरेशियन वुमेन फोरम में, फिर कज़ान फोरम में, फिर मैं तो कभी कभी मेरे रशियन डिप्लोमेट्स काफ़ी कहते हैं, "तुम तो काफ़ी रशिया में वहाँ-वहाँ चली गई, जहाँ हम भी नहीं गए।" तो बहुत खूबसूरत मैं समझती हूँ कि ये एक अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए, सफ़र भी खूबसूरत था आज और ये कि आप देखें जो सेंट पीटर्सबर्ग जाए वो मेस्मराइज़ तो हो ही जाता है। तो मैं एक ही साथ वो बिल्कुल मुझे कुछ तस्वीरें याद हैं, मुझे कुछ तस्वीरें याद हैं और हमें चाहिए कि आपने हमें तस्वीरें कुछ भिजवाना भी हैं ताकि हम अपने इसी प्रोग्राम में उन तस्वीर को शामिल करेंगे जिन-जिन जगहों का आपने ज़िक्र किया, जिन-जिन कॉन्फ्रेंसेस का बात की, ताकि हमारे नाज़रीन भी उनको देख सकें, उनके साथ हम उन चीज़ों को शेयर कर सकें। तो ये मुझे बताएँ रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस बात को एप्रिशिएट किया जब लोग थोड़े से ख़ाइफ़ होते थे और कहीं जाते नहीं थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो है बहुत जो है अ, जज़्बे के साथ आती है और अपने मुल्क को आ रिप्रेज़ेंट भी जाती हैं, करती बिल्कुल। है और इसने एक नया जो है वो रास्ता तलाश किया है। तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए मुझे जो है स्टेट अवार्ड दिया फॉर प्रमोटिंग bilateral एग्ज़ैक्टली। ties between the two countries. दैट्स समथिंग जिसके लिए मैंने बात भी इसीलिए की है कि एजाज़ात भी आपको दिए गए। सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ दौर आपका सियासत में गुज़रा। कौन-सा वक़्त आपके ज़हन में आता है जब आपने देखा कि पाकिस्तान को एज़ अ कंट्री जो ज़ाहिर है कि हम सब लोगों का ताल्लुक है उस मुल्क के साथ, उस मुल्क में कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, तो हम सब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में रहते हों। तो कौन-सा वक़्त आपको लगता है जो कि बड़ा मुश्किल था और चैलेंजों से भरा हुआ था? और किस दौर को आप उस तरह से देखेंगी और उसके बारे में बात करेंगी? अच्छा बहजत अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी सबसे मुश्किल वक़्त वो था जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी वापसी के सफ़र का आगाज़ किया और उनको बताया जा रहा था कि जी मुल्क में दहशतगर्दी है और आप ना आएँ। लेकिन मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में ये शेयर करूँ कि आई थिंक 16 या 17 अक्टूबर 2007 थी और काफ़ी प्रेशर था और हम ये सोच रहे थे दुबई में बैठ के कि जाएँगे या नहीं जाएँगे। तो बीबी साहिबा ने अपनी एक मीटिंग ख़त्म की और आईं तो मैं उनकी तरफ देख रही थी, तो उन्होंने कहा वी विल गो इफ आई हैव टू डाई इन माय कंट्री अमंग माय पीपल। तो मैं सोचती हूँ बेहजत शायद कोई कबूलियत का वक़्त होता है और शायद उनको उनको उनका जज़्बा यही था कि अपनी मट्टी उनको बुला रही थी। तो वो बड़ा मुश्किल वक़्त था, क्योंकि हम आए 18 अक्टूबर को एक बम ब्लास्ट, फिर उसके बाद जो है फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, फिर 2008 के अंदर इलेक्शन होना और हुकूमत का बनना और उसके बाद आप ये देखेंगे किस किस्म के हालात थे, कौन-सा चैलेंज था जो नहीं था। हर सड़क पे बम फटता था, हर जगह पर मुझे अभी भी याद है कि इस्लामाबाद की कचहरी में वो एक जो है यंग लॉयर थी, मैं उसके घर भी गई, वो शहीद हो गई। हमारे जवान हमारे यानी 80,000 जानों का नज़राना कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद जब एपीएस पे हमला हुआ, 150 बच्चे हमारे शहीद हो गए।
तो बहुत, आप बहुत दिल पे हाथ पड़ता है, इन सारे वाक़यात को देखते हुए। वही बात तो वही है ना कि एक भी जान जाए, तो वो कहते हैं पूरी इंसानियत का एक वो हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सियासतदान और लीडर में मैं समझती हूँ थोड़ा फ़र्क होता है। तो एक जो लीडर सियासतदान होता है, उसके क्या मकासद होने चाहिए और उसको किस तरह से काम आई करना थिंक चाहिए? बिल्कुल ज़रूर आपने बताइए, वो वाज़ेह जवाब बताइए। दे दिया। लीडर जो है आज को नहीं आने वाले कल को देखता है। वो सस्टेनेबिलिटी को देखता है, वो आगे के जो उसकी जो फ़ोरसाइट होती है, वो उसको सामने रख के लोगों की और मुल्क की वेलफेयर को मद्देनज़र रखता है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे जो एक अहम चीज़ है जमहूरी निज़ाम का तसलसल है, जिसके लिए जो है हमने भी जद्दोजहद की, हमारी जो क़यादत है उसने भी जद्दोजहद की, जानों का नज़राना दिया। अगर जमहूरी ये सफ़र चलता रहता, तो शायद हम बहुत सी शॉर्ट टर्म गलतियाँ नहीं करते। एक तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के अंदर एक हम-आहंगी तमाम इदारों के दरमियान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक तवाज़ुन के साथ। यानी अगर हम पार्लिमान को हकीकी तौर पे फ़ाल करें, अगर जमहूरी निज़ाम चले, अगर लोगों को ये पता हो कि हमने कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अपने वोट माँगने निकलना है, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बहुत दरख़्शां है। अल्लाह ताला ने हमें वसाइल से मालामाल किया है। हमारे पास चारों मौसम ज़हीन लोगों की कमी नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में, 70% वसाइल यूथ है। हमारे पास जो है बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। ज़हानत है, हमारे पास जो है पहाड़ हैं, दरिया हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, हमारे पास बाहिम्मत सभी कुछ लोग है। हैं, ठीक है? हमारे लोगों ने दुनिया के अंदर जाके पता नहीं कौन-कौन से आलमी रिकॉर्ड नहीं बनाए। तो ये कि सब कुछ है। ये जो सरमाया है, जो हमारा असासा है, इसको सँभालना और सबसे बेहतर ये कि रहनुमाई करना और मौक़े देना। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान जो है अगर इस पे फ़ोकस करे और एक निज़ाम को चलने दे, हर दफ़ा शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की बुनियाद पे फैसले ना किए जाएँ, तो फिर मैं समझती हूँ हो सकता है आज थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन कल बहुत खूबसूरत होगा। आज को आसान करने के लिए कल को मुश्किल ना बनाएँ। नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि ये मुल्क नौजवानों का मुल्क है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शरह है पाकिस्तान में जो उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे नौजवानों की मतलब नौजवान उम्र या औसत उम्र जो है वो बहुत कम है, यानी नौजवान लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उन नौजवानों को आप क्या बताना चाहेंगी? किस तरह लेके चलें पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को जो चैलेंज है, जो पाकिस्तान के मसाइल सामने नज़र आते हैं, उनसे उनको निकाला जा सके, उस वो किसी बेहतर समत उसको लेकर जा सकें। क्या कहेंगी आप मैं जब उनके लिए? आपके सवाल का जवाब देती हूँ, एक कानून जो मैंने मुतारिफ़ कराया और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, वो ये है कि सिविक एजुकेशन और जो सिविक बिल्कुल, उसको और कौमी शहरी आईन तालीम का बिल, पाकिस्तान बिल्कुल। को निसाब का हिस्सा बनाया गया है। हाँ, ये हमें शामिल करना पड़ेगा। लोगों को आगाही देनी होगी कि उनके हकूक़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें माशरे में कैसे रहना है। हम सब कुछ याद है, हम माशरे में रहने का हुनर भूल गए हैं। हमारे तालीमी इदारों में जो स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदियाँ लगीं, उसने उस नर्सरी को ख़त्म कर दिया जहाँ से बड़े शायर, बड़े अदीब, बड़े जो है बेहतरीन जो है वो आप ये देखें कि डिप्लोमैट्स और जो है वो शाइनिंग पर्सनैलिटीज़ निकलती थीं, जहाँ से बेहतरीन सियासतदान निकलते थे। आज के सियासतदान लीडर्स निकलते थे, बिल्कुल ली हादसाती हैं, इसलिए कि अगर आपके पास जो है वो ताकत है, आपके पास दौलत है, ये मेयार नहीं होता। सियासत में एक तरबियत की बड़ी ज़रूरत होती है, कि आप देखें हमें तालिब इल्मों को खुद एतमादी देनी है। में अक्रेडिटेशन नहीं होती है अगर आप स्टूडेंट्स को सिंडिकेट में शामिल ना करें। मुझे नहीं पता कि हम किस तरीके से इस निज़ाम को चला रहे हैं, किस चीज़ से ख़ाइफ़ हैं। उन स्टूडेंट्स को जो है अपॉर्च्युनिटीज़ दें, अपनी यूथ को जो है इक्विप करें नॉलेज से, उनको स्किल ट्रेनिंग दें, उनकी तरबियत करें, उनको माशरे में रहने का हुनर सिखाएँ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, हमारा कल बदल जाएगा, हमारा आज बदल जाएगा। मसला ये है कि हमने जो है जब मार्शल लॉ लगे तो सिविक एजुकेशन को हमने माइनॉरिटीज़ का सब्जेक्ट बना के उनको दे दिया। सोशल स्टडीज़ ख़त्म करके पाकिस्तान स्टडीज़ तो बना दी। लेकिन अपनी मर्ज़ी की जो है उसके अंदर हमने निसाब तश्कील दिया। हमने दीनियात ख़त्म करके इस्लामियात तो बना दिया, लेकिन हमने एक जो रिलिजियस हार्मनी थी उसको ख़त्म कर दिया।
देखिए, ये जो चीज़ है ना, इसने इंतहा पसंदी को, शिद्दत पसंदी को, गुमराही को फ़रोग़ दिया। और आज का मीडिया जब जो कि एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि डाइवर्स मीडिया हो गया, ज़ाहिर है कि डिजिटल मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं बहुत सारे मुख्तलिफ मिले हैं, जिसकी वजह से एक मेरे ख़्याल से, मेरे हिसाब से कि बहुत विज़न में वुसअत आने की ज़रूरत थी। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग कहाँ पे गलती कर बैठे हैं और मीडिया कहाँ पर गलती का शिकार है कि वो जो उसका मकसद होना चाहिए था, जो एक दुरुस्त समत ले जाने की बात होनी चाहिए थी, वो लगता है कि कहीं पे हम उस कोताही का शिकार ज़रूर हैं। अच्छा, बेनज़ीर, एक तो मैं बताऊँ कि मैं सेनेटर थी 2012 से 2018 तक, अब मैं मेंबर कौमी असेंबली हूँ। कौमी हाँ, हाँ, असेंबली में ये अलग बिल्कुल, बात आई है नो। कि वन्स अ सेनेटर इज़ ऑलवेज़ अ लेकिन सेनेटर। सेनेटर सारी ज़िंदगी सेनेटर होता जी, है ना जी, तो ये मेरे लिए और हमेशा मेरे ट सेनेट का टाइटल। जो पीरियड था वो इतना ज़बरदस्त था कि आई विल ऑलवेज़ चेरिश दैट, कि मुझे बहुत टॉल पर्सनैलिटीज़ के साथ जो है उनसे सीखने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। आपने जो सवाल किया मीडिया के मुतालिक, यकीन करें वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज का मीडिया बहुत एक डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी है। आज के मीडिया की हदूद और कयूद नहीं है। तो उसमें जो है आपके लिए कोड ऑफ एथिक्स को सामने रखना, इन्फॉर्मेशन जो है उसको जो प्रोपेगेंडा है उससे अलग करना, फेक न्यूज़ को कर्ब करना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आना, वो बहुत जो है ना उस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ शायद वो जो एक सिलसिला, सिर्फ़ मैं कहूँगी पाकिस्तान में नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन गया है कि आपको ज़्यादा फ़ॉलोअर्स लेने के लिए, ज़्यादा लाइक्स लेने के लिए, ज़्यादा रेटिंग लेने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ और सेंसेशनल न्यूज़, वो जो मेयार होता था ना जर्नलिज़्म का, जो हमें सिखाया जाता था, तो वो शायद जो है ना कहीं पस-ए-पुश चला गया। और हर वो शख़्स जो कि प्रेज़ेंटेबल है और वो उसने शायद बेसिक जर्नलिज़्म पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर वो प्रेज़ेंटेबल है और वो एंकर है, तो हम उसको भी जर्नलिस्ट कहते हैं। एंकर और जर्नलिस्ट में फ़र्क है। मीडिया वो चीज़ थी जो कि माइंडसेट को बनाता था। कभी मिसइन्फॉर्मेशन होती है, कभी डिसइन्फॉर्मेशन होती है, तो ये क्या है सारा सिलसिला? काफ़ी मेरी कन्फ्यूज़न काफ़ी है क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस फ़ील्ड में गुज़ारी है और अब दूर बैठी ये परेशानी में हूँ कि कहाँ पे गलती हो गई? देखिए, अब मुझे लगता है कि कमर्शियलाइज़ेशन मीडिया में आ गई। पहले मीडिया वाज़ नॉट टेकन एज़ अ कमर्शियल एंटिटी। एक बड़ा मोतबर जो है वो फ़ील्ड थी कि जहाँ पर जो है क्रेडिबिलिटी जो है वो आपकी खबर की सच्चाई, आपकी ऑथेंटिसिटी और आपकी जो है वो जो एक प्रोफ़ेशनलिज़्म है, उससे जाँची जाती थी। जहाँ पे जो अब आज जो है आप ये देखें कि जो मैं एक ज़माना था जब पीटीवी न्यूज़ को समझती थी कि उससे बेहतरीन कौमी इदारा कोई नहीं है। और आज जब मैं उसका हाल देखती हूँ तो बस दिल दुखता है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की स्टैंडिंग कमेटी में भी हूँ। अच्छा, और जो प्राइवेट मीडिया हाउसेज़ हैं, अगर उन पे नज़र डालें तो जितने रियल एस्टेट ओनर्स हैं, सबने मीडिया हाउसेज़ बना दिए हैं। अब आप ये देखें कि अब आप वो नाम कहाँ से लाएँगी, जो कि सहाफ़त में मोतबर थे और वो मीडिया हाउसेज़ या अखबारात इसलिए निकालते थे कि उनके अपनी जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो उनका अपना करैक्टर था, वो आगे ट्रांसलेट होता था, वो रिफ्लेक्ट होता था। अब ये है कि अब इतनी कमर्शियलाइज़ेशन है कि उसके अंदर कमर्शियल इंटरेस्ट है। आज जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उनका काम जो है बेचना है कंटेंट को। अच्छा, जब आप कंटेंट बेचने के लिए बनाते हैं, तो वो कंटेंट मुख्तलिफ होता है, ठीक है? जब आज अगर मैं देखती हूँ कि जब मैं सऊदी अरेबिया शुरू में गई, तो लोग मुझसे बहुत जो डिमांड करते थे, वही होता था कि पाकिस्तानी ड्रामों के वीडियो कैसेट्स ले आओ। आपको याद है 3-3 कैसेट्स में एक ड्रामा बिल्कुल, 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 बिल्कुल और होता था, बड़ा ड्रामा मयार होता था, था। लोग समझते थे खबरनामा आता था तो लोग या हम खबरनामा सुनते थे या बीबीसी का सरवीन सुनते थे, ठीक है? तो ये एक वो था कि एक ऑथेंटिक आपको ये इन्फॉर्मेशन का ज़रिया समझ में आता था। अखबारात पढ़ना जो है, वो तहज़ीब का भी हिस्सा था और इन्फॉर्मेशन का भी हिस्सा था। अच्छा अब बिल्कुल, हाँ। हर हर दूसरे घर में यकीनन एक आध अखबार ज़रूर आता था।
हर एक अंग्रेज़ी जो का, पढ़ने एक वाले लोग उर्दू थे का उसको पढ़ते थे, अखबार, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मैगज़ीन, लाइब्रेरीज़। अच्छा, अब ये है कि ज़ाहिर बात है कि डिजिटल वक़्त है, आपको गूगल करें, आपको न्यूज़पेपर्स मिल जाते हैं, हर एक के वेब एडिशंस हैं। लेकिन अब जो है, जो हेडलाइन्स हैं, उन वो बदल गई हैं। अब आपकी जो है वो, मैं कम से कम पाकिस्तान में ज़रूर देखती हूँ कि मीडिया जो है वो इस्तेमाल होता है या तो स्पेसिफ़िक पर्पसेस के लिए, कि आपने किसी को सियासी तौर पे टारगेट करना है, आपने किसी एरिया पे इन्फ्लुएंस करना है, आपने कोई कमर्शियल जो है ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, आपने अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज करना है, आपने टैक्स को इधर-उधर करना है, आपने इश्तिहारात लेने हैं। यानी ये कोई एक ऐसा जो है वो इसके अंदर एलिमेंट आ गया है, और कमर्शियलाइज़ेशन इतनी आ गई है जिसके अंदर जो है, मैं समझ, अब आप ही देखें कि आप एक जो है, एक जो है जर्नलिस्ट, पढ़ा-लिखा सहाफ़ी, जब उसके ऊपर जो है जो पॉलिसीज़ बनाने वाला होगा, उसका उस फ़ील्ड से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो ताल्लुक एक नहीं होता, बिल्डर बिल्कुल। होगा, वो एक जो है प्रॉपर्टी टाइकून होगा। ख़वातीन की जो सियासी शमूलियत है या तालीम है और तरक्की के माहौल और मुख्तलिफ़ मौक़े हैं, वो पाकिस्तान में किस तरह से आप उनको देखती हैं? क्या आज भी ख़वातीन के लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू उनके अपने मेल कलीग्स के मुकाबले में? किस तरह से देखती हैं और क्या करना चाहिए कि कौमी सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा मौसर अंदाज़ में ख़वातीन की शमूलियत भी हो सके? देखिए, बेहतर ये तो कह सकती हूँ कि बेहतर रिप्रेज़ेंटेशन है आज पार्लियामेंट में, कुछ कवानीन अच्छे आए हैं, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मिसाल बनी कि ना सिर्फ़ 2 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की थी, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी वो। तो ये कि आज देखिए, अमेरिका में आज तक भी कोई जो है वो फीमेल जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं ना, वो कम नहीं हुए। हाँ, ख़वातीन आज भी वल्नरेबल हैं। यानी ख़वातीन को फ़ैसला साज़ी में शरीक किए बगैर कोई भी, मैं नहीं समझती कि कामयाबी हासिल हो सकती है, बल्कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान का कॉल भी है कि कोई भी नेशन जो है, कोई भी कौम उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकती, जब कि ख़वातीन शाना-बशाना ना हो। तो आप निस्फ़ आबादी को किसी भी मुल्क की और ग्लोबली उसको अलग करके आप समझ लें कि आप कोई बेहतर जो है पॉलिसीज़ बना सकते हैं, या बेहतर तब्दीली ला सकते हैं, या माशरे के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, तो वो नामुमकिन है। ख़वातीन का किरदार फ़ैसला साज़ी में हो तो फ़ैसले ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं। ख़वातीन में तहम्मुल बहुत है, ख़वातीन के अंदर जो है चीज़ों को बर्दाश्त करने की बहुत जो है उनके अंदर हिम्मत है। वो बहुत सोच-विचार के फ़ैसले करती हैं, और बहुत डिवोटेड और डेडिकेटेड होती हैं। उनकी कमिटमेंट किसी भी तरीके से आदमियों से कम नहीं होती। लेकिन हमने ख़वातीन के मुख्तलिफ़ ख़ाके तराश लिए हैं। कहीं हम उनके लिबास को तहज़ीब का निशाना बनाते हैं। उसमें ये नहीं है कि अगर ये बोलें कि कोई जदीद तराश-खराश का या कोई वेस्टर्न तर्ज़ का लिबास पहने हुए हो। अगर मैं अबाया भी पहनती हूँ तो बेहतर उसमें भी मुझे चैलेंजेस का सामना है। आप कंज़र्वेटिव होंगी, या आप जो है वो, अगर आपने अबाया पहना हुआ है तो शायद आपका तालीमी मेयार कम होगा, आप जाहिल होंगी। यानी लोगों के अपने ज़हनों के तराशे हैं, ख़ाके उन्होंने तराशे में हैं, और वो उन्हीं अपनी नज़र से लोग देखते हैं। फिर ख़वातीन को अब मैं देखती हूँ कौमी असेंबली के अंदर, शायद सेनेट में मुझे इसका इतना एहसास नहीं था, क्योंकि सेनेट में हम सब लोग जो है वो सूबाई असेंबली इलेक्ट करती थी, और सब सेनेटर्स एक ही तरीके से इलेक्ट होकर आते थे। लेकिन यहाँ पर जो है कौमी असेंबली में ख़वातीन जो तो लोग रिज़र्व करते हैं। सीट्स पे आती हैं, उनको ये हाँ, वो उनको अलग मौके उनका नहीं मिलते। हिसाब-किताब। ठीक है? अगर जो है वो एक अच्छा, और जो इलेक्शन लड़ के भी आती हैं, उनको भी वो मौके नहीं मिलते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी ने एक अच्छी रिवायत डाली थी कि ख़वातीन अगर डायरेक्ट इलेक्शन लड़ के आएँ, तो उनको वज़ीर जो है वो बने। इसी तरीके से आप देखें, फ़हमीदा मिर्ज़ा जो है स्पीकर बनी नेशनल असेंबली की, सिंध असेंबली के अंदर शैला रज़ा पहले डिप्टी स्पीकर बनी, पंजाब के में आज चीफ़ मिनिस्टर जो है खातून है। लेकिन इसके साथ-साथ आप देखें कि पहली डिप्टी स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी ने सेनेट के अंदर डिप्टी चेयरपर्सन सेनेट में भी मुतारिफ करा है। अब इसके अंदर भी, सारे असेंबली के अंदर भी। तो ये कि ये जो मौक़े हैं ख़वातीन को जब दें,
तो वो बहुत बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को आगे लेके चलती हैं। लेकिन हम आज भी ख़वातीन को जो है मर्दों के मुकाबले में कम मौक़े देते हैं और उसकी वजह ये है कि माशरती ख़राबी है। माशरा जो है उसने इस चीज़ को अपने ज़हनों में रख लिया है, जब तक भी किसी सूरत की जहालत रहेगी, बाज़ दफ़ा जहालत का आप डिग्री हासिल कर लेते हैं, आप फिर भी आपके अंदर जहालत होती है, क्योंकि आपका इल्म वसी नहीं होता, क्योंकि आपकी सोच का दायरा-कार वसी नहीं होता। तो जब तक जहालत रहेगी, उस वक़्त तक हम दौरे जहालत ही की बात करेंगे, वरना अगर हम अपने मज़हब को देखें, जिसकी आड़ ली जाती है, वो तो बहुत तरक्शा मज़हब है। आप ये देखें दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिसाक मदीना था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गारंटी दी थी, हर को चाहे आप किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी जो है कम्युनिटी से करते हों, बराबरी की उनकी बात। वेलफेयर को गारंटी किया था। एक वेलफेयर और बराबरी की बात, आपने बराबरी की बात, दीन में जबर की बात, ला इक्राहा फिद्दीन, कि दीन में कोई जबर नहीं है, ये तो बड़ा ही खुला दीन जी। था। तो पता नहीं हम इसको हमारी अपनी शायद समझ उतनी बेहतर नहीं है, हम नाकिस समझ के लोग हैं। अब जो नौजवान लोगों को सियासत की तरफ लाने और यहाँ आकर अपना बेहतर किरदार अदा करने के लिए आप क्या मशवरा देंगी, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो नौजवान ये चाहते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं अपना किरदार अदा करना चाहती हैं सियासी सतह पर आकर, उनके लिए क्या आप मशवरा देंगी? देखिए, वैसे चैलेंजेस तो बहुत हैं, चैलेंजेस मुश्किल भी होते हैं और कभी आपको जो है तकलीफ़ भी देते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन हो, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं 2 लिहाज़ से खुशकिस्मत थी। एक तो मेरी जमात बहुत प्रोग्रेसिव थी। दूसरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद सदर मुमलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी ने कभी जो है अपना जो एक दस्ते शफ़क़त है, वो सर से नहीं हटाया। फिर फैमिली की भी सपोर्ट थी। तो मैं समझती हूँ कि असल चीज़ ये है कि हमारे जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो अपनी सपोर्ट ज़रूर एक्सटेंड करें और खुद पे यकीन हो, खुद एतमादी हो। तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको आप अबूर ना कर सकें, जिसको आप जो है आप हर मुश्किल को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है खुद एतमादी होनी चाहिए। जो नौजवान हैं आज के, वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को ना देखें। देखिए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होंगे, आप मायूसी का शिकार ना हों। ये जो उम्र है ये मायूस होने की नहीं है, ये तो जद्दोजहद करने की है, आगे बढ़ने की है। अपने आप को इक्विप करें नॉलेज से। अब तो मैं समझती हूँ कि इतना आसान है दुनिया कि आपके लिए इल्म हासिल करने के बहुत मौक़े हैं। अब तो आप जो है वो एक दफ़ा गूगल करते हैं, आपको चैट जीपीटी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की भी सहूलत हासिल है। आपको सिर्फ़ सोच, समझ अपनी उसको ज़रूर सामने रखना है, सही और गलत की तमीज़। और दूसरी बात ये मैं समझती हूँ एक और बहुत अहमियत की बात है बहजत कि हम नेसेसिटीज़ और लग्ज़रीज़ के दरमियान के फ़र्क को नहीं समझते। हम बाज़ दफ़ा जो है ना हमारे पास दुनिया की नेमतें होती हैं, लेकिन हमारी नज़र जो है आला जो है अहदाफ़ हासिल करने पे नहीं होती। हम ये समझते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम मायूसी का शिकार हो जाएँ। मायूसी का शिकार नहीं हो, आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला रास्ते आसान बनाता है। देखें पाकिस्तान ने जो है बहुत ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने हर जगह अपना मकाम बनाया है। ठीक है? अब हम मलाला यूसुफ़ज़ई की बात करें, आप देखें कि हालाँकि एक दहशतगर्दी के वाक़ये में लेकिन उन्होंने शिकस्त हासिल नहीं की, नोबेल इनाम याफ़्ता है। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं, वो आज फाइटर जेट्स भी चला रही हैं और वो फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं। वो जो है आर्मी में जनरल भी हैं, वो माउंटेनर्स भी हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, वो जो है वो बेहतरीन साइंसदान भी हैं, वो बेहतरीन जो है वो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं, वो बेहतरीन डॉक्टर, साइंटिस्ट भी हैं। तो कोई ऐसा शुबा नहीं है जहाँ पे आप अगर हिम्मत करें, तो आप जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये बस हाँ, ये मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा-सा अपने तालीमी इदारों की तरफ देखना होगा, मेयार तालीम को बेहतर बनाना होगा, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना होगा और तलबा को मौक़े देने होंगे कि वो बेहतर रिसर्च के ज़रिए मतलब हमारे यहाँ मैं देखती हूँ कि तालीमी मेयार में क्या प्रॉब्लम आती है। हम रिसर्च करना नहीं चाहते हैं, हम आगे बढ़ना हम समझते हैं कहीं से कुछ कॉपी करके दे दें। तो प्लेजरिज़्म आ जाता है। आपको दुनिया के अंदर वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ।
तो ये थोड़ा-सा ये जो है ना और दूसरा ये कि मैं समझती हूँ कि हमें अपने असातिज़ा का जो स्टेटस है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये जो है अगर हम उसमें जो है बेहतर इंसेंटिव्स देंगे, बेहतर तालीमी मेयार को सामने लेकर आएँगे, रिस्पेक्ट देंगे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको, तो डेफ़िनिटली लोग इस फ़ील्ड की तरफ भी ज़्यादा आएँगे, वरना हमारे यहाँ आज तक वही एक कॉन्सेप्ट है, जिनके ग्रेड्स अच्छे आ गए, वो या तो डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, जो उसके बाद रह गए वो कॉमर्स में चले गए, जो उसके बाद रह गए वो कुछ और कुछ करने चले गए, जो उसके बाद रह गए वो एजुकेशन फ़ील्ड में आ गए। ये गलत है। इसने जो है ना बहुत नुकसान दिया है। हमें जो है जिन शोबों के अंदर हमें ज़रूरत है, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कोई ऐसा वाक़या जो कि बिल्कुल ज़हन का एक हिस्सा बन के रह गया हो, आज भी उसको देखो, पीछे मुड़कर देखो तो अच्छा लगता है? या ये है कि वो आपके लिए या बहुत और दोनों तरह से हो सकता है, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा-सा हँसाने का मौका भी देती हैं और बाज़ होती हैं सीखने का मौका देती हैं। कौन-सा ऐसा वाक़या है जो दिल के अच्छा बड़ा मैं करीब हो? बताती हूँ वैसे आपने एक बात नहीं पूछी वैसे मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ। मैं बहुत अरे वाह! तो मैं एक बहुत ही घरेलू खातून हूँ, ठीक है? आई लव टू कुक, आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली और बहुत वक़्त मेरा जो है मेरी फैमिली के साथ इन्वेस्ट होता है। वो मुझे उसकी मैं खुद गवाह हूँ। उसकी मैं खुद गवाह हूँ क्योंकि मेरी और हम बताऊँ अपने नाज़रीन को वैसे बताने की शायद बात नहीं लेकिन सुनने की बात ये है कि हम आज भी उन लोगों में से हैं, जो अपने बच्चों के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं दूर बैठे हुए। अच्छा ये बड़े इत्मीनान की बात है। अच्छा अब आपने बोला वाक़यात, अच्छा 2 चीज़ें जिसको मैं बहुत मेरे लिए वैसे तो बहुत मतलब एक ऐसे वाक़यात हैं जिनको आप कह सकते हो। एक पाकिस्तान का परचम मैंने सऊदी अरेबिया में रह के 2.5 लाख इम्प्रेशन से एक कैम्पेन स्टार्ट की जिसमें पहला था इम्प्रेशन मेरा था, फिर हमारे स्टूडेंट्स का था, फिर स्टाफ का था और उसके बाद फिर देन हमने पेरेंट्स जो थे बच्चों के वालिदैन उनको मौका दिया कि वो भी आके उस पे थंब इम्प्रेशन लगाएँ और फिर उसके बाद फिर कम्युनिटी, फिर इवन लाइक जो सऊदीज़ थे प्रोमिनेंट वो भी आए और ये 2.5 लाख थंब इम्प्रेशंस से पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत परचम बना जो आज भी स्कूल की स्कॉश कोर्ट की दीवार पे आपका है और लोग जो गुज़रते हैं तरीक़ मक्का मक्का हाईवे से वो उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसके साथ देख सकते हैं, हाँ इतना जी, बड़ा है। इतना बड़ा है 74 स्क्वायर फीट और जो है ओके, उसके साथ-साथ जो है फिर हमने बाद में सऊदी अरेबिया का भी परचम बनाया इसी तरह से अंगूठों के निशान थे और ये मैं बताऊँ कि चाँद-सितारे के इर्द-गिर्द और कलमे के इर्द-गिर्द जितने थंब इम्प्रेशंस हैं वो मेरे हो, मैं किसी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कोई जो है वो व्हाइट पे ग्रीन और ग्रीन पे व्हाइट कर दे। तो अ, अरे वाह! लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत कामयाबी थी, मैं आपसे तस्वीरें शेयर करूँगी तो आप अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर सकती हैं कि ये बहुत दूसरी चीज़ बिल्कुल, वो हमें जिसके चाहिए अंदर होंगी। अब आप बोले कि हाँ जी, दैट हैज़ बिकम अ ह्यूमर ऑफ ग्लोबली वो एक स्कूल के अंदर ही जो है हम एक कैंपेन चला रहे थे कि वी आर अ नेशन दैट स्टैंड टॉल तो हमने बच्चों को तरगीब दी कि स्कूल जो भी आएगा बच्चे या वेंडर या उनके पेरेंट्स उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हो और उसके बाद पाकिस्तान के जो है हमने ज़ीरो पीरियड ऐड किया 30 मिनट्स का कि पाकिस्तान के कौमी नग़मे हों। आप पता है जब मुल्क से बाहर होते हैं तो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं ताकि वो बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, जो ये पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको अपने मुल्क के साथ कोई न कोई निस्बत डेवलप हो। तो उसमें बच्चों से मैं पूछ रही थी कि अपने आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर प्लेज फॉर योर कंट्री? अब वो बच्चे जिस तरह से बात कर रहे थे उसी लहजे में वो जो है ना मैं उनको जवाब दे रही थी। वो कि एक किसी ने मतलब लाइक मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। कोई किसी जो है वो जो है किसी के वालिदैन जो है बहुत एलीट क्लास से होंगे, कोई जो है वो उसके पेरेंट्स डेपुटेशन पे आए होंगे, किसी का आर्मी का बैकग्राउंड होगा, कोई किसी बिज़नेसमैन का बच्चा होगा लेकिन जो लाइक के पेरेंट्स इतने वेल एजुकेटेड नहीं होंगे। लेकिन हमारा मकसद ये होता था कि जो भी किसी भी बैकग्राउंड से आए सबके साथ यकसा सलूक किया जाए और उनको मौका दिया जाए कि वो पुरएतमाद तरीके से जो है अपनी सलाहियतों को सामने लेकर आएँ। तो किसी बच्चे ने ये भी कहा कि मैं डॉक्टर कदीर खान बनना चाहता हूँ, किसी ने ये भी कहा मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ, किसी ने ये भी कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट 1-2 बच्चे ऐसे थे कि एक ने कह दिया कि कि मैं जो हूँ आर्मी में जाना चाहता हूँ, एक ने कह दिया कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ एंड आई विल बिकम अ पायलट, आई विल डिस्ट्रॉय इंडिया। आप ये देखिए बहुत सारे अब अलग-अलग फैमिलीज़ हैं, बहुत, अलग-अलग बिल्कुल। उनके रुझान हैं। अच्छा क्योंकि वो एक ऐसी
एक्टिविटी थी जो कि इंटरनल स्कूल की एक्टिविटी थी और हम जो है मैं हर एक को एनकरेज कर रही थी, वाओ ग्रेट! तो आई डोंट नो वाओ ग्रेट ग्रेप कैसे बना कि वो ग्रेप जो है ना ये इस्तिलाह अब वो ग्रेट की जगह जो है ज़द-ए-आम हो गई है और वो हर जगह मैं कोई पोस्ट डालती हूँ उसके नीचे ग्रेप आ जाता है, ठीक है? और वो मीम्स इतनी बनी कि अब मैं आपको क्या बताऊँ कि वो मीम्स अमेरिका के अंदर जो है रेड बबल उसने पता नहीं 35 आइटम्स मेरे जो है वो फेस के साथ और उस माइक के साथ जो है लॉन्च कर दिए विदाउट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ रॉयल्टी और समथिंग। इसी तरीके से वो मर्चेंडाइज़ काफ़ी हुआ और यहाँ तक कि मियाँ खलीफा ने भी उसपे एक मीम बनाई। वो दुनिया के किसी मुल्क में भी जाए, तो अब मैं आपको सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि हाइट क्या थी उसकी, क्रेज़ क्या है। कहीं पे भी आप जाएँ, मैं अभी गई भी थी पिछले दिनों बेटी की कॉन्वोकेशन में, तो वहाँ पर भी जो है वो मुझे कहीं पे बाहर जाओ तो वो मिल जाते हैं लोग कि हाँ जी, नहीं वो हमें तस्वीर खिंचवानी है, ये सेल्फ़ी बनानी है या आपको डिनर पे बुलाना है। इवन मैं एमिरेट्स एयरलाइन से सफ़र कर रही थी तो वो जो उनका क्रू है वो आ गया क्या तो मैंने कहा फिर आपको फिर देन यू शुड लाइक रिमेंबर दैट यू वुड बी वन ऑफ द पायलट्स कि जो है जिसने कहा कि आई विल बिकम अ पायलट। अच्छा एक बच्ची ने कह दिया आई सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान। वो एक जज्बा था पाकिस्तान के लिए। उसको ये उस वो इतनी मीम्स बनी है उसकी आई थिंक उसने मीम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया और वो हर जगह जो है ना वो ग्रेप और आई विल सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान वो इतना ज़्यादा यानी ये 2010-2011 का इवेंट था और 2000 जो है वो अ, एक आई थिंक 19 के अंदर ये 20 में रीसरफेस हुआ मीम्स की सूरत के अंदर। अच्छा हम ये इवेंट जो है ना क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश और अमेरिकन टीचर्स थीं जो साउथीज़ की वाइफ थीं। तो हम ये तस्वीरें खींच के या वीडियोज़ जो हैं वो इनको पब्लिकली जो है वो डिस्प्ले नहीं करते थे। तो आई डोंट नो कि किसने मैंने तो छोड़ दिया किसने उस डाटा तक एक्सेस की और उसको किस नियत के साथ फ्लोट किया। लेकिन ये वो पाकिस्तान की पहचान बन गया। बहजत मैं आपको बता नहीं सकती कि एक तरफ लोग जो है वो ट्रोल कर रहे थे और एक तरफ जो है ना मुझे लाइक वो लोग जो जिनका ताल्लुक आर्म फोर्सेस से था या एसपीआर से था, वो मुझे मैसेज भेज रहे थे, मैम वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, अब मसला ये था कि जज़्बा तो बिल्कुल पाकिस्तान का था, क्योंकि हर बच्चे को ये एनकरेज कर रहे थे कि प्लीज़ व्हाट इज़ योर प्लेज फॉर पाकिस्तान? तो वो बच्चे अपनी मासूमियत से बात कर रहे थे और जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों से जब बात करते हैं, तो कभी जो है उनके लेवल पे जाके बात करते हैं, कभी इस्लाह की भी बात करते हैं, कभी तो मैं भी उसी तरीके से वो 5000 बच्चे मुख्तलिफ ऐज के हर एक से उसकी ज़हनी सज़ा के मुताबिक ही बात कर रही थी। उसमें से कुछ जो है वो क्लिप्स को चुन के और उसकी जो है ना मीम्स की एक भरमार है। अभी थोड़े दिन पहले यूएस की एक यूनिवर्सिटी है, आई थिंक ट्रफ्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ का एक स्टूडेंट आया, कहता है मैं आया हूँ, मैं साउथ एशिया में जो रिसर्च कर रहा हूँ नेशनलिज़्म पे एंड आई वांटेड टू टेक योर इंटरव्यू। तो वो मुझसे उसने कोऑर्डिनेट किया, वो आके इंटरव्यू करके गया, कहता है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये है कि दुनिया भर में पता नहीं कहाँ-कहाँ मैंने इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन ये क्या-क्या की पाकिस्तान क्या-क्या की चीज़ की? पहचान भी बन गई और वो ग्रेप जो है ना वो कहीं ऐसा जुड़ गया कि वो बल्कि अभी इसकी मुल्तान सुल्तान की पिछले साल कोई प्रमोशनल कैंपेन थी, उन्होंने यही मेरी आवाज़ निकाली और वो जो है वो अच्छा, बच्चे की और जो है जो टीम के कैप्टन थे उनको सामने रखा और कि जी वेरी नाइस, I want to become a ब्यूटीफुल। cricketer for Pakistan. Yes, he is a cricketer. He will win the World Cup. और अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का जो अभी हालिया जो जो है जो क्लैश हुआ जो है तो मार्का हक और उनका उसके अंदर जो है दिस री-इमर्ज्ड अगेन क्योंकि वो एक पैट्रियोटिज़्म का भी एक सिंबल बन गया है। तो वो लोगों ने जो है वो हमारे जो वाइस एयर मार्शल थे, उनकी लेके निकाल के वो बच्चे के साथ जोड़ी हैं तस्वीरें, कहा कि ही इज़ द चाइल्ड जो अब ग्रो करके जो है नाउ ही हैज़ बिकम दैट कमांडर तो आपके प्रोटेक्टर हो गए, डिफेंडर हो गए ये कि मुल्क के। अगर कभी वक़्त मिल जाए वैसे तो जितनी मसरूफ़ियत आपकी है ज़िंदगी के अंदर और जो मैं देखती हूँ और जितने प्रोजेक्ट्स हैं और जितनी ये सारी चीज़ें उसमें वक़्त तो कम मिलता होगा। लेकिन अगर कभी खाली वक़्त मिलता है तो क्या करती हैं? क्या करना आप पसंद करती हैं? अच्छा मुझे अगर मौका मिले तो आई लव टू कुक और मैं अपनी मर्ज़ी का खाना बनाना चाहती हूँ। मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना और ग़ज़लें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे शायरी पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है और किसी ज़माने में लिखना भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये अपनी ज़ात को
ढूँढने का, एक्सप्लोर करने का, अपनी रूह से कनेक्ट करने का ज़रिया है। आज भी जब मैं अभी सऊदी अरेबिया गई हुई थी या कामरान इधर आ जाए, तो हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ और अगर इस्लामाबाद में जैसे देखें बारिश का मौसम हो, तो और आप ड्राइव पे हो और आपको अच्छी जो है ग़ज़लें या सॉन्ग सुनने का मौका मिल जाए, क्योंकि ड्राइवर के साथ तो नहीं मिलता, लेकिन जब कामरान साथ में हो तो मिल जाता है। या फिर अकेले बैठे हूँ तो कोई अच्छी ग़ज़ल लगा के सुन लूँ। मुझे अमजद इस्लाम अमजद की नस्में बहुत पसंद हैं। वो अगर कभी मेरी याद आए तो चाँद रातों की नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नख़्ले फ़लक से उड़कर तुम्हारे कदमों पे आ गिरे तो जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर ना मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पे निगाह डालो तो उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए, अगर कभी मेरी याद आए। बहुत तवील नज़म है मगर ये एक वाह! मतलब आई आपको नो, समझ में आ आई रही नो। है कि मैं मैं भी क्या करती हूँ। अमजद इस्लाम मैं अपने आप को तलाश करती हूँ, अपने आप को खोजती हूँ, अपने अंदर की सहर को सामने रखती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बस वही मैं असल में इसी शहर के बारे में बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वाली शहर के पास अपनी इस वाली शहर के लिए बहुत कम वक़्त होता है, जिसका मुझे अफ़सोस भी है। लेकिन जो उसके बाकी काम हैं, वो बहुत बड़े-बड़े काम हैं और बहुत स्ताइश और तारीफ़ के। आई एम रियली वेरी हम्बल्ड कि शहर ने आज वक़्त निकाला, शहर क बहुत मसरूफ़ थीं और इसके बावजूद काफ़ी इस वक़्त काफ़ी रात हो गई है पाकिस्तान में जब वो मेरे साथ बात कर रही हैं। हम तो फिर दिन के दौरान में बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ शहर का। मेरी फिर भी किसी वक़्त ज़रूर बात होगी क्योंकि ये तो शहर की ज़िंदगी के जिसे कहना चाहिए सेनेटर शहर कामरान की ज़िंदगी के बहुत थोड़ी-सी बातें हुई हैं। अगर हम खुलकर बात करें तो कई एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक-एक पूरा-पूरा इंटरव्यू पूरे का पूरा किया जा सकता है। तो बहरतौर मुझे बस उम्मीद है और इसी दुआ के मैं मेरी साथ दुआ भी मैं है। आपसे इजाज़त लूँगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल कुल जिसे अंदेशा-ए ज़वाल ना हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बहुत खूब। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सहर, बहुत शुक्रिया। ये था आज की हमारी मुलाकात यहाँ पर बस इतनी ही। कमेंट ज़रूर लिखिएगा कुछ मज़ीद जानना चाहें, हम सहर से दोबारा भी बात कर सकते हैं, कुछ भी पता करना चाहें, कमेंट्स में लिख के पूछिएगा ज़रूर। इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह हम ज़्यादा जो शख्सियात जिनसे आपको मिलवाने की ज़रूरत है, हम उनसे आपको इसी तरह मिलवाते रहें। लहज़ जिलानी को इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।